सभी मित्रों गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए, कल हमने देखा था मगध पर मौर्य काल का जो प्रशासन जो था मौर्य काल में हमने अशोक के अभिलेख देखे। ठीक है, उनके बारे में देखा था कौन से अभिलेख में क्या लिखा हुआ है। तो पहला जो अभिलेख था उसमें पशु बलि की निंदा लिखी हुई थी, निंदा की बात की गई थी। दूसरा जो अभिलेख है उसमें मानव और पशुओं के लिए दोनों के लिए चिकित्सा सुविधा की बात कही गई थी। तीसरा जो अभिलेख उसमें ब्राह्मणों के पद की घोषणा की बात की गई थी। चौथा जो अभिलेख था उसमें धर्म घोषणा की बात कही गई थी, धर्म। और जो सातवां जो अभिलेख था हमने देखा, चार के बाद सातवां जो अभिलेख है उसमें धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात कही गई थी। और जो आठवां अभिलेख है अशोक की धर्म यात्रा की, कहाँ कहाँ पे उसने क्या भेजे थे, यात्री भेजे थे अपने शासनकाल में। और जो नौवां जो अभिलेख है उसमें समारोह की निंदा की गई थी अशोक द्वारा। समारोह अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभिलेख 10 के अंदर प्रतिष्ठा अथवा ख्याति की निंदा की गई थी अशोक द्वारा। और अभिलेख 11 जो है, 11 में धर्म की व्यवस्था की बात की गई, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए धर्म की। और अभिलेख 12 जो है उसमें सर्व धर्म यानी कि सभी धर्म समान होने चाहिए, ये बात की गई थी। और अभिलेख जो 13 जो था उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन था। और 14वां जो अभिलेख था उसमें स्पष्ट नहीं था क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम मौर्य काल का प्रशासन कि प्रशासन कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं मौर्य काल का प्रशासन। तो बात मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य के ऊपर किसका अधिकार? मौर्य, मौर्य वंश। और मौर्य वंश का क्या देख रहे हैं हम? प्रशासन, मौर्य वंश का प्रशासन। ठीक है, तो आइए मौर्य वंश के प्रशासन की बात करते हैं। प्रशासन कैसा? तो मौर्य वंश के प्रशासन का बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है? चाणक्य की अर्थशास्त्र से मिलता है। मौर्य जो वंश था उसका प्रशासन कैसा था? चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया है। ठीक है, राज्य को 7 अंग चलाते थे। तो चाणक्य ने प्रशासन की बात, चाणक्य ने चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग यानी कि 7 अंग, 7 अंग राज्य को चलाते थे, सप्तांग सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी कि राज्य को 7 अंग चलाते थे। ठीक है, कौन कौन से थे अंग? नंबर 1 है राज्य, नंबर 2 है राजा, नंबर 3 जो है वो कौन है? मंत्री या अमात्य। मंत्री को क्या बोला जाता था? अमात्य। इस काल में, मौर्य का काल में, मंत्री को क्या बोला जाता था? अमात्य। नंबर 4 जो है वो है मित्र। ठीक है, नंबर 5 जो है वो कौन है? कोष। कोष नहीं होगा तो राज चलेगा नहीं। और नंबर 6 जो है वो है सेना। और नंबर 7 जो है वो है दुर्ग। यानी कि दुर्ग होना चाहिए, किला होना चाहिए, राज्य और राजा होना चाहिए, मंत्री होने चाहिए, मित्र होना चाहिए, वो कोष होना चाहिए, कोष यानी कि धन होना चाहिए। और सेना तो आवश्यक है ही है। ये 7 अंग
जो है सप्तांग का सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में, किसने? चाणक्य ने। कि 7 अंग जो है राज्य को क्या करते थे? चलाते। ठीक है। उच्च अधिकारी जो होते थे इनमें, उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? तीर्थ बोला जाता। ठीक है। जैसे आजकल भी बोल देते हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या बोलते हैं? जो 80 साल की 11 उनको बोलते हैं ये तो तीर्थ है। ठीक है। तो वहां पे उच्च अधिकारियों को क्या बोलते थे? उच्च अधिकारियों को तीर्थ बोलते थे। ठीक है। किस काल में? मौर्य काल। ठीक है। चाणक्य ने 18 जो तीर्थों की व्याख्या की है कि 18 तीर्थ थे, यानी कि जो उच्च अधिकारी थे 18 उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? तीर्थ। और उच्च अधिकारियों की व्याख्या किसी ने की है? 18 उच्च अधिकारियों की, यानी कि 18 तीर्थों की व्याख्या किसने की है? चाणक्य ने की। ठीक है। और 26 अध्यक्षों की चर्चा की है। किस पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। आइए लिख। चाणक्य ने या उच्च अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को तीर्थ बोला जाता था। तीर्थ बोलते थे। ठीक है। चाणक्य ने 18 तीर्थों की व्याख्या की। ठीक है। 18 तीर्थों की व्याख्या किसने की? चाणक्य ने। और क्या किया है? 26 अध्यक्षों 26 अध्यक्षों की चर्चा की है कि 26 तो अध्यक्ष थे और 18 तीर्थ, यानी कि 18 उच्च अधिकारी थे जो कि क्या करते थे? साम्राज्य को या राज्य को सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखते थे, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। अब मौर्य साम्राज्य में 18 तीर्थ उच्च अधिकारी। ठीक है। उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं। ठीक है। मौर्य काल में मौर्य काल में 18 तीर्थों या उच्च अधिकारियों उच्च अधिकारियों में महत्वपूर्ण 18 उच्च अधिकारी थे। आज के समय भी वैसे के वैसे उच्च अधिकारी हैं, लेकिन नाम क्या हो चुके हैं? परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है। नंबर 1 पे है पुरोहित। पुरोहित पुरोहित का क्या काम था? धर्म प्रचार करना। धर्म का प्रचार करना। नंबर 2 पे कौन सा है? पर शास्ता प्रशास्ता। प्रशास्ता जो अधिकारी था उसका क्या काम था? राजकीय जो कागज जो हैं, राजकीय कागजों की सुरक्षा करना। ठीक है। पुरोहित का काम था धर्म का प्रचार करना। प्रशासता का काम जो था वो क्या था? राज्य की जो कागज जो है उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। ठीक है। ये मौर्य काल के 18 जो तीर्थ जो थे, जो उच्च अधिकारी थे, उनमें से महत्वपूर्ण जो उच्च अधिकारी हैं उनके नाम और उनके कार्य क्या क्या है वो यहाँ पे चाणक्य द्वारा बताए गए। ठीक है। नंबर 3 पे कौन था?
नंबर 3 पे था युवराज। नंबर 4 पे जो था वो था सेनापति। सेनापति का काम आपको पता ही है कि सेना की क्या करना, देख रेख करना, या सेना को समय के ऊपर युद्ध के समय उपस्थित करवाना। नंबर 5 पे जो था वो उच्च अधिकारी कौन था, समाहति। समाहति जो था वो कौन था, वित्त मंत्री था। आज के टाइम में इसका नाम वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री होता था। कोष का कोषाध्यक्ष बोलते, वित्त मंत्री होता था। वित्त का जो, धन का जो देख रेख करता है, समाहति बोलते थे उसको, वित्त मंत्री को। उस टाइम पे, किस टाइम पे, मौर्य काल। अगला जो था उच्च अधिकारी वो था शनि दाता। शनि दाता जो है इसका क्या काम था, कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष होता था। वित्त मंत्री समाहति और शनि दाता कोषाध्यक्ष। नंबर 7 पर जो अधिकारी था वो था प्रदेश, प्रदेश था, प्रदेश था। इसका क्या काम था, फौजदारी न्यायाधीश था भाई। ठीक है, फौजदारी न्यायाधीश होता था। जो आपराधिक जो क्रिया होती थी उनका न्याय जो करता था वो प्रदेश था नाम का अधिकारी होता। अगला जो अधिकारी जो था, अगला जो तीरथ जो था उसका नाम था नायक। नायक का क्या काम होता था, सेना का संचालन करना, सेना का संचालन। अगला जो उच्च अधिकारी होता था उसका नाम था कर्मांतिक। कर्मांतिक अगला अधिकारी था। इसका क्या काम था, ये जो था उद्योग व कारखानों, कारखानों का अध्यक्ष होता था। ठीक है। नंबर 10 पे जो अधिकारी जो था, 10वां जो अधिकारी जो था वो कौन सा था, दंडपाल, दंड देने वाला। आज के टाइम में क्या बोलते थे, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या बोलते थे, पुलिस अधिकारी और दंडपाल। तो ये पूछ ले कि मौर्य काल में दंडपाल जो दंड देने वाला था उसको क्या बोलते थे, तो दंडपाल। ठीक है, ये कौन था, ये पुलिस अफसर था। दंडपाल कौन था, तो ये पुलिस अफसर। और नायक जो था सेना का संचालन करने वाला। और जो समाहिति, समाहिति जो था वित्त मंत्री होता था उस समय। 11 पे है व्यवहारिक। ये कौन होता था, ये जज, जज होता था, शहर या नगर का। ठीक है। फौजदार का कौन था, प्रतिष्ठा। और व्यवहारिक कौन था, जज शहर या नगर का होता। अगला जो है वो है नंबर 12 के ऊपर नागरिक। उच्च अधिकारी नागरिक, ये कौन होता था,
नागरिक जो उच्च अधिकारी था ये था नगर का कोतवाल। अगला जो उच्च अधिकारी जो था नंबर 13 के ऊपर वो था आटविक। ये कौन होता था? वन विभाग का अध्यक्ष होता था, वन विभाग का प्रधान। ठीक है, पुरोहित। तो ये जो थे 18 में से हमने 13 देखे जो महत्वपूर्ण जो है जिनको पूछा जाता है वो है कौन सा? आठवीं जो था उच्च अधिकारी या तीर्थ है वो जो था वन विभाग का प्रधान। नागरिक जो था उच्च अधिकारी वो कौन था? नगर का कोतवाल। और व्यवहारिक जो था वो था जज। शहरिया नगर का। दंडपाल जो था पुलिस ऑफिसर था। ठीक है, पुरोहित धर्म का प्रचारक। युवराज सेनापति। नायक नायक सेना का संचालन करने वाला। और समाहित ये वित्त मंत्री होता था। सनीदाता ये कोषाध्यक्ष होता था। और बाकी जो 18 में से हमने 13 यहाँ पे देखी। ठीक है, ये उच्च अधिकारी होते थे उस टाइम पे। 18 में से 13 इंपॉर्टेंट है सभी केस में। और इन उच्च अधिकारियों को क्या बोला जाता था? तीर्थ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, उच्च अधिकारियों को तीर्थ बोलते थे। चाणक्य ने 18 जो तीर्थ जो थे उनकी व्याख्या की है। 26 अध्यक्षों की चर्चा की। अब अध्यक्ष देखते हैं, महत्वपूर्ण अध्यक्ष कौन कौन थे उस समय। तो महत्वपूर्ण अध्यक्षों की बात करें तो महत्वपूर्ण अध्यक्षों में देखते हैं 26 अध्यक्षों में महत्वपूर्ण। तो मौर्य काल में 18 तीर्थ या उच्च अधिकारी थे और 26 अध्यक्ष थे। तो अध्यक्षों में सीता सीताध्यक्ष नंबर 1 जो है सीताध्यक्ष। ठीक है, ये कौन था? कृषि विभाग का अध्यक्ष था। कृषि विभाग का अध्यक्ष होता। ठीक है, अगला जो अध्यक्ष है नंबर 2 पे वो कौन सा था? पाणाध्यक्ष। पाणाध्यक्ष। तो ये कौन होता था? ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। तो जो पाणाध्यक्ष है ये किसका होता था? वाणिज्य का अध्यक्ष। अगला जो अध्यक्ष था वो था कोतवाध्यक्ष। कोतवा अध्यक्ष ये कौन होता था? मेजरमेंट का अध्यक्ष या मापतोल का अध्यक्ष। मेजरमेंट का या मापतोल। मापतोल का अधिकारी होता था। ठीक है, अगला जो था अध्यक्ष 26 में से वो था लवणाध्यक्ष।
लवण आ गया तो सीधी बात है नमक का क्या होगा, अध्यक्ष होगा वही। अगला जो अध्यक्ष जो था वो अध्यक्ष था देवता अध्यक्ष। ये जो था मंदिरों का, मंदिरों की जो देख रेख करता था। ठीक है, तो 26 जो अध्यक्ष जो थे इनमें से हमने कुछ जो महत्वपूर्ण जो थे वो निकाल के आपके सामने पेश किए, और ये यहीं से प्रश्न बनता है कि सीता अध्यक्ष जो था वो किस विभाग से था, तो कृषि विभाग से संबंधित था। पाणा अध्यक्ष जो था, प्रश्न ऐसे आएगा मौर्य काल में इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से संबंधित था, पाणा अध्यक्ष वाणिज्य के का अध्यक्ष था, लवण लवणाध्यक्ष नमक का अध्यक्ष था, और देवता अध्यक्ष जो मापतोल का अध्यक्ष अध्यक्ष था, अधिकारी था। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो देवता अध्यक्ष मापतोल का नहीं था, मंदिरों की जो देख रेख करता था उसका अध्यक्ष था, और मापतोल वाला कौन था, कोतवा अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो 6 अध्यक्षों की हमने 26 में से 26 टोटल थे चाणक्य के अनुसार, लेकिन हमने 6 जो है वो देख ली। ठीक है, कृषि से संबंधित सीता विभाग का अध्यक्ष, पाणा अध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष मापतोल का अधिकारी, लवणा अध्यक्ष कौन था, नमक का अध्यक्ष, और देवा अध्यक्ष देवता अध्यक्ष या देवा अध्यक्ष कौन था, मंदिरों की जो देख रेख करता था वो अधिकारी था। ठीक है, 26 अध्यक्ष देख लिए हमने, और जो 13 जो थे 18 में से ये तीर्थ या उच्च अधिकारी देखे। तो ये था मौर्य काल का प्रशासन। तो मौर्य काल के बाद जो है, मौर्य काल की बाद जो मगध की जो सत्ता जो थी, मौर्य काल का पतन धीरे धीरे हो गया, और मौर्य काल के बाद जो मगध की सत्ता जो थी उसका विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, फिर अगला एक वंश आता है गुप्त काल। गुप्त काल में जो है जो सत्ता जो थी फिर से क्या हो गई, केंद्रित हो गई। ठीक है, एक छत्र राज हो। ठीक है, तो अगला जो काल है हमारा वो देखते हैं हम गुप्त काल। तो आइए शुरू करते हैं मगध पर, मगध साम्राज्य पर। मगध साम्राज्य पर गुप्त काल। ठीक है, समय की बात करते हैं हम, तो 319 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक। ठीक है, बहुत अच्छा शासन चला था, लंबे समय तक शासन चला था। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं विकेंद्र विकेंद्र हो गया था किसके, जो मौर्यों का जब शासन का पतन हो गया था, तो जो केंद्र यानी कि सत्ता जो थी वो क्या हो गई थी, विकेंद्रीकरण हो गया था सत्ता। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। मौर्य काल में भी केंद्रीकरण तो था कहां तक, अशोक तक। अशोक के बाद जो धीरे धीरे सत्ता आगे बढ़ी, तो विकेंद्रीकरण जो था वो हो गया था, एक जगह पे शासन नहीं रहा। गुप्त काल में फिर से क्या हो गया, केंद्रीकरण आ गया। ठीक है, इस काल को सवर्ण काल कहा जाता है भारत के इतिहास, सवर्ण काल का। आइए देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल को भारत के इतिहास का सवर्ण काल का। ठीक है, देखते हैं
240 ईसा पूर्व में श्रीगुप्ता ने क्या की थी भाई, गुप्त वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो 240 ईस्वी में ये जो है इसका शासनकाल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। 240 ईस्वी में 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी हो। ठीक है, अब बात आ जाती है कि 319 से कैसे शुरू हुआ। तो 319 से और 350 तक ये जो था केंद्रीकरण हो गया था इसका, एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभर कर आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो गुप्त काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी। पहले तो इसका देखेंगे परिचय। गुप्त काल, ठीक है, पहले तो देखना इसका परिचय। ठीक है, फिर देखना गुप्त काल के इतिहास के स्रोत, ये कहां से गुप्त काल के बारे में पता चलता। फिर देखना है हमको प्रमुख शासक, ये कौन कौन से इसमें प्रमुख शासक हुए। फिर जो है अगला हमने देखना है गुप्त काल में प्रशासन। फिर उससे अगला देखना है हमने आर्थिक दशा। फिर अगला जो हमने देखना है सामाजिक दशा। और फिर देखना गुप्त काल में धर्म कौन सा महत्वपूर्ण था, प्रभावी था। और फिर देखना है गुप्त काल का ये देखना सामाजिक दशा। और फिर देखना है गुप्त काल का क्या कला एवं संस्कृति। और फिर जो हमने देखना है गुप्त काल में वैज्ञानिक एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीक। आगे जो शासक जो आएंगे वो पोर्शन हमारा ऐसे चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त काल के परिचय की। आइए शुरू करते हैं परिचय। मगध साम्राज्य गुप्त काल का परिचय। आइए शुरू। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। इसके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। ठीक है, 280 से लेके 319 घटोत्कच का क्या रहा शासन किया। ये दोनों शासक
कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कौशाम्बी के शासक है भाई ये दोनों। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था के शासनकाल में ये विकसित होते हैं। गुप्त काल की वास्तविक स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। तो ये था पॉइंट जो 319 है। 240 में तो श्रीगुप्त ने कर दी थी, लेकिन 319 से लेके 550 ईस्वी तक जो आ रहा था वो क्या था कि जब चंद्रगुप्त का जो शासन आया तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था उसने क्या कर दिया था, वास्तविक संस्थापक इसके लिए चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, किसने, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, गुप्त संवत चालू किया था भाई इन्होंने 319 ईस्वी में। बैठा था भाई कहाँ पे, गद्दी पे, कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इन्होंने क्या शुरू किया, गुप्त संवत यानी कि कैलेंडर जारी किया। ये गुप्त संवत इसके राज्याभिषेक का प्रतीक होता है भाई, कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट का, तब से इन्होंने जारी किया। और राज्याभिषेक का क्या है, प्रतीक, गुप्त संवत। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी कौन था, समुद्रगुप्त। यह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, कौन, समुद्रगुप्त। और 375 ईस्वी तक शासन किया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एक ऐसा भी युद्ध नहीं आ रहा, ये एक ऐसा शासक था जो युद्ध नहीं आ रहा। इसने अश्वमेध युद्ध भी किया था। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा। इसकी प्रजा जो थी दरवाजा खोल के सोती थी, इसकी, चंद्रगुप्त की। तो उस समय इतना अच्छा प्रशासन था गुप्तों का कि जो प्रजा जो थी दरवाजा खोल कर सोती थी, चोरी का कोई भय नहीं था, झूठ नहीं थी। इससे ये सिद्ध हो। इसका उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त। इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन था, इसका उत्तराधिकारी कौन था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। ये 450 ईस्वी से 476 ईस्वी तक रहा। इसके काल में ऊनों का आक्रमण हुआ था। इसके बाद शासन कमजोर हो गया। अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, 550 ईस्वी तक समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो था एक फिल्म सी थी, आपने देखी और सुनी। अब इसको आइए लिखते हैं अपने शब्दों में कि किस समय पे क्या क्या हुआ, कौन शासक था। ठीक है, कैसा कैसा काल था। तो गुप्तों के बारे में लिखते हैं, गुप्त काल का परिचय। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कहां से, कि जो कुमारगुप्त जो था वहां से। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय। परिचय की बात, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में
श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने, ठीक है। इसके उत्तराधिकारी, इसके उत्तराधिकारी श्रीगुप्त के, सीधा लिख लो। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच। इनका शासनकाल क्या था? 280 से 319, ठीक है, शासन किया भाई। ठीक है, घटोत्कच के बाद ये दोनों जो शासक जो थे कुषाणों के सामंत, ये दोनों शासक कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कौशाम्बी कौशाम्बी में शासक थे भाई। कुषाणों के तो सामंत थे, लेकिन कौशाम्बी के क्या थे? शासक थे। ठीक है, घटोत्कच और कौन? श्रीगुप्त। आगे देखते हैं, यहां तक हो गया। बात करते हैं पॉइंट की, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम के शासनकाल में ये विकसित होते हैं। कौन होते हैं? गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में गुप्त वंश विकसित होता। ठीक है, गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज उपाधि धारण की। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ये 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे हुए। ठीक है, और गुप्त संवत चालू किया भाई। गुप्त संवत नाम का क्या क्या
जो कैलेंडर जो है शक संवत जैसे है वैसे ही गुप्त संवत शुरू किया, चालू किया। ठीक है, ये गुप्त संवत इनके इनके चंद्रगुप्त फर्स्ट के और राज्याभिषेक का प्रतीक है। ठीक है, राज्याभिषेक का क्या है, प्रतीक। इसका उत्तराधिकारी, किसका उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त था। ठीक है, ये 335 ईस्वी, कौन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है, और 375 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है भाई, 375 तक क्या किया, शासन। समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोलते हैं, नेपोलियन बोलते हैं। आइए अगले पेज पे देखते हैं समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त। किसका वंशज, जो उत्तराधिकारी किसका था, चंद्रगुप्त फर्स्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। नेपोलियन इसलिए बोलते हैं, नेपोलियन इसलिए बोलते हैं कि यह एक भी युद्ध नहीं आ रहा था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे वे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किसका पुत्र है, चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को
चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम विक्रमादित्य विक्रमादित्य ही कहा जाता था। ठीक है, इसकी प्रजा जो थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रजा जो थी, वो क्या दरवाजों को खोल के सोती। तो इससे ये साबित होता है कि वहां पे चोरी चारी का प्रभाव नहीं था, न्यायप्रिय राजा था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रजा द्वितीय की प्रजा दरवाजा खोलकर सोती थी, यानी कि सभी प्रजा जो थी दरवाजा खोल के सोती थी। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि वहां पे चोरी, इससे इससे ये पता चलता है कि वहां पर चोरी डकैती जैसी घटनाएं नहीं थी। लोग अपने काम से संतुष्ट थे। ठीक है, कि वहां पे रोजगार अच्छा था, अगर रोजगार नहीं है तो ही ऐसी घटनाएं होती हैं, चोरी वगैरह वगैरह। और प्रशासन भी अच्छा था, इसलिए वहां पे क्या होती थी, चोरी वगैरह वगैरह नहीं। अब बात करते हैं आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था भाई? कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था, स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त ने 455 से 467 तक शासन किया। ठीक है, इसके काल में हूणों का आक्रमण हुआ भाई। हूण एक बर्बर जनजाति होती है, हूणों का आक्रमण हुआ। ठीक है, इसके बाद जो शासक जो आए वो हो गए थे कमजोर, कमजोर शासक बने। तो कमजोर शासक बने, वो ज्यादा लंबे समय तक जो है विदेशी आकांक्षाएं या देशी जो शक्तियां जो थी उनका सामना नहीं कर सके, और जो शासन पड़ गया कमजोर। तो अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, 550 ईस्वी तक
जो गुप्त साम्राज्य जो है, गुप्त काल का एक स्वर्ण युग का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है। स्कंदगुप्त के बाद शासक कमजोर होते गए। अंतिम शासक विष्णुगुप्त 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का अंत हो गया। तो यह था एक स्वर्ण युग जिसका 550 ईस्वी में अंत हो। ये देखा हमने परिचय, आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो परिचय में देखा गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, घटोत्कच। और 280 से 219 ईस्वी तक इसने क्या किया, शासन किया। ये दोनों जो थे वो कुषाणों के सामंत थे और कौशाम्बी में शासन करते थे, कौशाम्बी के शासक। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था, इसको गुप्त जो वंश है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। गुप्त संवत इन्होंने चालू किया, जो कैलेंडर जो होता है जैसे शक संवत वैसे गुप्त संवत जो गुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट है इसने जारी किया। ठीक है। और ये जो गुप्त संवत जो है इनके राज्य अभिषेक चंद्रगुप्त फर्स्ट के राज्य अभिषेक से संबंधित प्रतीक राज्य अभिषेक। चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन होता है, समुद्रगुप्त। ये 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 375 ईस्वी तक क्या करता है, शासन। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, एक तो रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रजा जो थी वो रात को दरवाजे खोल के सोती, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर चोरी डकैती वर्ग का काम नहीं था, यानी कि रोजगार भरपूर था। ठीक है। अच्छा प्रशासन। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने 455 से 467 ईस्वी तक राज किया। ठीक है। इसके काल में ऊनों का आक्रमण हुआ। ऊन एक बर्बर जनजाति है। स्कंदगुप्त के बाद शासक जो आए वो कमजोर हो गए, कमजोर शासक हुए। उन्होंने ज्यादा समय तक राज्य विकसित नहीं हुआ उनसे। तो अंतिम जो शासक था वो था विष्णु। 550 ईस्वी में ये जो श्रवण काल जो है, गुप्ता श्रवण काल, इसका क्या होगा, अंत होगा। ये था परिचय। आगे बात करेंगे हम इसके इतिहास। इतिहास में स्त्रोत, इतिहास के स्त्रोत, कौन से साहित्य में क्या लिखा हुआ है, कौन सा साहित्य है हमको इसके बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा प्रशासन था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे गुप्त काल के इतिहास के स्रोत। धन्यवाद।